देखिए, जूही की लाइफ में जूही मुही की बात कर रही हूँ, वैसे ही कठिनाइयां कम नहीं थी। बीइंग ऑटिस्टिक कैन बी वेरी चैलेंजिंग, लेकिन हाँ, वो बहुत ही अच्छे से अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करके आगे बढ़ रही है। लेकिन क्या करें ना, घर वाले ही जब आपके अगेंस्ट हो जाए तो आगे बढ़ने की राह कठिन होती है। और यहाँ पर तो बड़े पापा चाहते ही नहीं कि जूही अपने एग्जाम को क्लियर कर पाए। क्लियर तो बाद की बात है, वो कंप्लीट भी कर पाए। बड़े पापा डजंट वांट दैट। जूही के लिए मुश्किलों का दौर शुरू हो चुका है। अब आज उसके इम्तिहान का दिन है। वो वैसे ही डरी हुई है, सहमी हुई है। इसलिए नहीं क्योंकि उसे कुछ आता नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उस पर जिम्मेदारी ज्यादा है। अब आप सब जानते हैं कि भीड़ भाड़ से कितना डर लगता है जूही को। फिर ऐसे में उसके अपने बड़े पिता उत्तम, जिन्हें लगता है कि वो जो काम करते हैं एकदम उत्तम तरीके से करते हैं, इसीलिए उन्होंने क्या किया पता है आपको? जूही के कंपोस्ट बॉक्स से छेड़छाड़ की है। फिर तब वो डिस्टर्ब हो जाएगी और देखिए कुछ वैसा ही हुआ। जूही, जैसे कि मैंने कहा, एग्ज़ाम देने आई है तो अपने क्लासरूम में आई है, तो हमारी ये कोशिश है कि उसको डिस्ट्रैक्ट किया जाए, उसको कंफ्यूज किया जाए। बहुत बदमाश है उत्तम, बहुत बदमाश। एक पल के लिए जूही को समझ ही नहीं आया कि वो क्या कर रही है। उत्तम बड़े पापा दरवाजे से खड़े रहकर ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जूही परेशान हो रही है या नहीं। तो कंपास बॉक्स में हमने कुछ ऐसा डाला है जिसकी वजह से जूही की आंखें कुछ गोल 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 होने लग जाएगी, कंफ्यूज हो जाएगी, सर चकराने लग जाएगा, सब मामला गिर जाएगा, लफड़ा हो जाएगा और वापस उत्तम की हार हो जाएगी। अब देखिए बड़े पापा जी, जूही को आपको जितना परेशान करना है आप करिए। वो परेशान होगी भी, लेकिन वो एग्जाम में कभी फेल नहीं हो सकती है। भले ही अभी एग्जामिनर को लगे कि उसने गड़बड़ कर दी है, लेकिन उस गड़बड़ को ठीक कैसे करना है ये भी जूही जानती है। देखिए, उत्तम की ये कोशिश है कि जूही लॉयर ना बने, एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाए। तो ये एक कोशिश है उसकी। जब कोर्ट पहुँचे तो वहाँ हालात कुछ ऐसे हो जाए जिसकी वजह से पूरा मामला हिल जाए जूही के लिए। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आपने जो उत्तम प्लान बनाया था ना, वो सुपर फ्लॉप हो गया है। जूही एग्जाम देगी भी, फिर पास भी होगी और लॉयर बनेगी, अपने पापा से भी बड़ी। और उस पल का इंतजार आपको भी करना चाहिए जिस पल जूही आपके सामने केस लड़ेगी। हाँ, हम जानते हैं कि आपको लग रहा होगा कि हम बहुत दूर की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या है ना, ये दूर की बात हमेशा पते की होती है। हम आपको बस इतना समझाना चाहते हैं। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जो याददाश्त झील में गिर के चली गई थी, लीजिए पानी की टंकी में बंद होने पर वापस आ गई है। हम किसकी बात कर रहे हैं भाई? विक्रांत की। अब ये तो आपको याद ही है ना कि धैर्य ने किस तरह गोली मारकर फिर झील में गिर गया था विक्रांत, और फिर उसकी याददाश्त चली गई थी। तो गेस व्हाट, उसको पानी की टंकी में धैर्य ने बंद कर दिया और इसी पानी की टंकी में वापस आ गई है विक्रांत की याददाश्त। टन टन।
विक्रांत कर रहा है आइस बात, वो भी किसी बाथ टब में बैठकर नहीं बल्कि पानी की टंकी में। वाह क्या नजारा है। शायद इस बात के बाद बात बन जाए, यानी कि विक्रांत की याददाश्त लौट आए। लेकिन इस आइस बात का पूरा अरेंजमेंट लगता है मन्नत ने किया है। तभी वो समझाने की कोशिश कर रही है कि विक्रांत आपको कैसे ये बात लेना है, क्योंकि तभी याददाश्त लौटेगी, वरना पानी अगर सर के ऊपर चढ़ गया तब तो मामला गंभीर हो सकता है। खैर ये सारा नजारा देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा, मगर कहानी कुछ और है। मन्नत ने आखिर अपने विक्रांत को ढूंढ ही लिया, वरना इस पानी की टंकी में विक्रांत के साथ कुछ भी हो सकता था। बहुत स्कैर्ड है मन्नत कि ये क्या ही हो रहा है, और आप उम्मीद नहीं कर सकते ना कि यार कि कैसे, मतलब हाउ कैसे पहुंच गया। एंड धैर्य कितने क्रूअल हैं कि फिर से ही इज ट्राइंग टू kill him and फिर से trying to kill him, and it's like kind of scary to see him like that. ऊपर से उनको कुछ याद नहीं है और बहुत कुछ हो रहा है बेचारे के साथ, so it's very very scary. धैर्य ने एक बार फिर पूरी कोशिश की है कि वो विक्रांत को अपने रास्ते से हटा दे, इसलिए उसे अस्पताल से किडनैप करके वो पानी की टंकी में उसे डाल देता है। उसे लगता है कि अब कोई भी विक्रांत के पास नहीं पहुंच सकता, मगर जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे टीवी सीरियल की बहू मन्नत। आखिर विक्रांत के पास पहुंच जाती है, मगर कड़ी मेहनत के बाद वैसे विक्रांत को ढूंढते ढूंढते सम्रागी और अंकित भी पहुंचते हैं, मगर अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। जितनी डिसहार्टन मन्नत हुई थी जान के, क्योंकि सी धैर्य, दुआ, मन्नत, दे हैव बीन अ फैमिली लाइक एज फ्रेंड्स ओनली, बट दे हैव बीन अ फैमिली फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि किसी को भी आइडिया तक है, लाइक इवन रॉनी पापा विल गेट टू नो, उनको जो ब्लाइंड फेथ है, सबको ही ब्लाइंड फेथ है, तो बहुत शौक लगेगा। विक्रांत को अब सब कुछ याद आ गया है, मगर वो अभी किसी को कुछ नहीं बताएगा कि उसकी याददाश्त लौट आई है। किसी को पुकारना तो दूर की बात, तू खुद को भी नहीं बचा पाएगा। लौट आई विक्रांत की याददाश्त। क्या किस्मत फिर से मन्नत और विक्रांत को मिला पाएगी? क्योंकि वो पहले अपने दुश्मनों को समझने की कोशिश करेगा, फिर उसके बाद रिएक्ट करेगा। मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब चलिए बात करते हैं सीरियल जगधात्री की। यहाँ पे जगधात्री जो है वो काम पर वापस आ गई, यानी कि जानवी की जो पूरी साजिशें थी वो तो नाकाम हो गई, लेकिन इन्होंने अभी तक हिम्मत नहीं हारी है। जानवी की बात कर रही हूँ, जी हाँ, बस किसी तरह जगधात्री और शिवाय के बीच में दूरियां आ जाए, इसी एजेंडे के साथ ये आगे बढ़ती जा रही है। जगधात्री और शिवाय के बीच नफरत की दीवार बनाने की तैयारी कर ली है जानवी ने, और इसकी शुरुआत उसने की है दोनों को अलग अलग टीम्स में डालकर। अब ये बात तो आपको पता ही है कि जानवी ने जगधात्री को टीम से निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब उसकी कोशिश कामयाब नहीं हुई तो उसने सोचा कि जगधात्री और शिवाय के बीच दरार पैदा करनी पड़ेगी, तभी जाकर दोनों अलग हो पाएंगे। जी मैं आ गई हूँ फिर से काम पे।
जानवी ने मुझे निकाला होता है और वो बोलती हैं कि केस में इन्वॉल्व ना हो, बट मिनिस्टर उन्हें बहुत सुनाते हैं और वो बोलते हैं कि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है कि जगधात्री को, जो कि एक एसेट रह चुकी है, इतना अच्छा काम कर चुकी हूँ मैं फॉर द टीम एंड हमारे नेशन के लिए भी इतना अच्छा काम कर चुकी हूँ कि मुझे निकालने के लिए उनके पास कोई रीज़न नहीं है। जगधात्री अब जब काम पर लौट चुकी है तो उसने फैसला किया है कि शिवाय के मामा इस सूरी का केस वो एक बार फिर से ओपन करना चाहती है। जगधात्री को लगता है कि वो एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर था और उसका पूरा शक देशमुख परिवार पर है। अब देखिए, शिवाय के सामने जब जब उसके परिवार के बारे में बात होती है या उसके परिवार पर सवाल खड़े किए जाते हैं तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मुझसे जानवी पूछती हैं कि क्या करना चाहते हैं आप, तो मैं बोलती हूँ कि मुझे एक केस रीओपन करना है, जो कि है सूरी मामा के मर्डर का केस। वो हमारे दर्शकों को याद होगा कि एक बार शिवाय के एक मामा थे, सूरी मामा, जिनका मर्डर हो गया था, एक्सीडेंट दिखाया गया था, बट जगधात्री को शक है कि वो एक्सीडेंट नहीं मर्डर ही था एंड वही केस रीओपन करना है। तो जानवी का भी यही सवाल होता है कि ये मर्डर तो था नहीं, एक्सीडेंट था और सबूत उस हिसाब से है नहीं हमारे पास। तो बट जगधात्री के पास बहुत सारे रीजंस हैं एंड इसीलिए वो केस रीओपन करना चाहती हैं। शिवाय अपनी फैमिली को लेकर कितना पॉजिटिव है ये बात भी आप सभी को अच्छे से पता है। तो जाहिर सी बात है कि जब केस रीओपन होगा तो जगधात्री शिवाय के बीच बहुत सारी गलतफहमियां आएंगी। जानवी ने क्या किया है, उसने जेडी और शिवाय को 2 अलग अलग टीम्स में बांट दिया है उन लोगों को, और शिवाय को जेडी के अगेंस्ट करने के लिए जेडी को तो टास्क दिया है और शिवाय को बोला है जेडी पे नज़र रखने के लिए, ताकि उन दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। सो बेसिकली जानवी अभी डिवाइड एंड रूल कर रही है। ये बात करें अगर जानवी की तो वो तो यही चाहती है कि जगधात्री इस मिशन पर काम करे, देशमुख परिवार के खिलाफ जाए ताकि शिवाय भी उसके खिलाफ हो। जेडी जो बार बार देशमुख फैमिली को मतलब उन पे शक ला रही है, तो आई एम श्योर इससे शिवाय और जेडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी ही। आई थिंक उसीलिए जानवी जब भी जेडी देशमुख फैमिली का नाम लेती है तो उसकी एक आईब्रो रेज हो जाती है। आई थिंक अब आने वाले ट्रैक में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या जानवी की ये साजिश कामयाब हो पाएगी, क्या वाकई में शिवाय और जगधात्री फिर से एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हम सोच रहे थे कि नयनिका और ईशान की लव स्टोरी अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर तो इतना सॉलिड वाला स्पीड ब्रेकर, क्या गड्ढा आ गया कि गाड़ी आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। भाई ईशान जो है वो नयनिका के ससुराल में पहुंच गए और वहां पर नयनिका ने ऐलान कर दिया कि भैया तुम अपना देख लो, मुझे तो अपना परिवार देखना ही है। ऐसे में बेचारे ईशान का दिल तो मानो चकनाचूर हो गया। इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ईशान और नयनिका को क्या लगा था कि इजहारे इश्क के बाद उनकी राहें आसान हो जाएंगी? नहीं भाई, ऐसा सोचने की गलती भी ना करें, और खासकर तो तब जब आप दोनों की सिंदूर वाली पिक्चर वायरल हो चुकी हो। ईशान के कॉल का ना किसी चीज का नयनिका जवाब दे रही थी, इसलिए ईशान तो नयनिका के घर ही आ गया ताकि वो पता कर सके कि नयनिका को आखिर क्या हो गया है। ईशान जब घर आता है तब उसकी मुलाकात नयनिका से होती है, मगर ईशान को बदले में प्यार नहीं बल्कि नयनिका से नफरत मिलती है। नयनिका ईशान को कहती है कि उसने तो मांग में सिंदूर भरने के लिए नहीं कहा था,
तो भला उसने क्यों किया? और जो पिक्चर वायरल हुई थी उसमें भी ईशान का ही हाथ हो सकता है। नोयोनिका जानबूझकर ईशान पर इल्जाम लगाती है ताकि वो नोयोनिका से नफरत करे और वो अपनी एक नई दुनिया बसा ले, और खासकर अपनी बेटी को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ सकती। प्लीज चले जाओ यहाँ से, मुझे नहीं देखना है तुम्हें। अपने लिए एक अच्छी सी लड़की देखो जिसे तुम ढूंढ रहे। ईशान तो बड़ी मिन्नत करके घर में आया था। उसे लगा था कि बातें करके चीजें ठीक हो जाएगी, मगर यहाँ चीजें और भी खराब हो गई। वैसे घर वाले तो नोयोनिका के भी खिलाफ हो गए। कोई नहीं चाहता कि नोयोनिका इस घर में रहे, मगर जब टिन्नी को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है तब वो अपनी माँ का स्टैंड लेती है और अपनी बातों से सभी को चुप करा देती है। तब कहीं जाकर नोयोनिका को घर में पनाह मिलती है। मगर जिस तरह से नोयोनिका ने ईशान का दिल तोड़ा है, वैसे तो कोई दुश्मन भी दिल को छलनी नहीं करता। ईशान और नोयोनिका के बीच अब एक दीवार खड़ी हो गई है। ऐसे में ईशान की हालत तो और भी खराब हो जाएगी, क्योंकि उसे पहली बार कोई समझने वाली मिली थी, मगर अब फिर से ईशान अकेला हो गया है। अब देखते हैं कि ईशान अपनी नोयोनिका को कैसे मनाएगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि अगर ये इंटरनेट वगैरह वालों ने हम पर रोक ना लगाई होती कि आप गाना नहीं गा सकते, आप गाना गाएंगे तो हम कॉपीराइट इश्यूज का पर्चा आप पे फाड़ देंगे, तब भी मैं गाना ना ही गाऊं तो बेहतर रहता है, क्योंकि मैं बहुत बेसुरा गाती हूँ। लेकिन क्या है ना कि सावन का महीना चल रहा है और पवन करे शोर वाला गाना गाने का मन कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि देख लीजिए पति ब्रह्मचारी में सूरज ने किस तरह ईशा की मांग भर दी है, और कोई लोग हैं जो देख के जल भुनकर राख हो गए हैं। ईशा ने कहा सूरज से कि अगर ये प्यार साबित करना है तो मेरी मांग भर दो सूरज। और देखिए सूरज ने वो कर दिखाया। इस सावन के महीने में सारे मोहल्ले वालों के सामने सूरज ने भर दी है ईशा की मांग। और जरा देखिए अवनी की साजिश तो धरी की धरी रह गई। कई बार अब प्यार को अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना पड़ता है। दादा भाई और आईएएस ईशा भले ही आपस में लड़ते रहते हो, लेकिन सूरज और ईशा के बीच का रिश्ता अटूट है, ये बात आज साबित हो गई। लोग आते हैं, खड़े हो जाते हैं सूरज के सामने और उल्टी सीधी बातें सुनाते हैं कि मतलब इन शॉर्ट तुम्हारी पत्नी होने के बाद भी तुम किसी दूसरी को अपनी पत्नी कैसे बना सकते हो, मतलब दूसरे औरत के बच्चे को अपना नाम कैसे दे सकते हो। और फिर ईशा जी को लेकर आता है, खींच के मांग में सिंदूर भरता है, क्रिसेंडो होता है, डिवाइन क्रिसेंडो, एंड फिर भगवान के आशीर्वाद के तौर पे फूल आके गिरता है। फिर वो यही साबित हो जाता है कि ईशा जी और सूरज का जो रिश्ता है वो अटूट है और काफ़ी मजबूत है। अब इन सब के बीच आपके मन में ये सवाल भी जरूर आया होगा कि आखिर मोहल्ले वालों के सामने इस सूरज ने ईशा की मांग क्यों भरी। तो देखिए ये बात तो आप सभी जानते हैं ना कि अवनी की जिम्मेदारी सूरज ने उठाई है। ऐसे में अब मोहल्ले वालों को ये लगता है कि कहीं सूरज अवनी को अपनी पत्नी तो नहीं बना लेगा, क्या ईशा को उसका हक नहीं मिलेगा। इस सारे मोहल्ले वालों के सामने अपने प्यार को साबित करने के लिए ही सूरज ने ऐसा किया है। नाम नहीं दोगे, सवाल तो उठेंगे ना भाई, सवाल उठाओ।
कभी ना कभी तुम लोगों ने भी अपनी जिंदगी में किसी अनजान औरत की मदद तो की होगी। तो क्या उस औरत को तुम लोगों ने अपनी पत्नी का दर्जा दे दिया? नहीं ना? अब जानना चाहते हो ना कि इसके साथ, अवनी के साथ मेरा क्या रिश्ता है? तो हमारे बीच इंसानियत का रिश्ता है। मोहल्ले वालों को तो सूरज ने मुंह तोड़ जवाब दिया ही है, लेकिन हमें लगता है कि अवनी आपको भी अब समझ जाना चाहिए कि सूरज के पीछे पड़कर कोई फायदा नहीं होने वाला। इस सूरज और ईशा के बीच जो प्यार है ना, उसे आप कभी खत्म नहीं कर पाएंगी। अवनी को श्रावण की पूजा जो होती है उसके कुछ ही देर पहले पेट में दर्द होता है। जैसा कि सूरज ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, जिम्मेदारी ली है कि अवनी को मैं कुछ नहीं होने दूंगा, तो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, चेकअप करवाता है और चेकअप करने के बाद वापस लौटता है। दादा भाई और IPS आते हैं, वहाँ पे दोनों अलग अलग औरे में आ जाते हैं। जहाँ सूरज ईशा है वहाँ पे सूरज ईशा बात तो करना चाहते हैं, एक दूसरे से प्यार भी करना चाहते हैं, बट वो दायरा जो है दादा भाई और IPS का, वो उन्हें शायद से करीब नहीं लेकर आ रहा है। बट बहुत जल्द ये जो दायरा है ऑडियंस को देखने को यही मिलेगा, ये दायरा भी खत्म हो रहा है। आई थिंक ये सीन के बाद ही खत्म होता हुआ नजर आएगा बहुत जल्द। इस सावन के महीने में अब देखिए धीरे धीरे सूरज और ईशा के बीच जो दूरियां आई थी वो खत्म हो रही हैं, और हम आपको बता दें कि आने वाले ट्रैक में अवनी की साजिशें ना फेल हो जाएंगी, और सूरज ईशा के बीच जितनी भी गलतफहमियां हैं वो सभी गलतफहमियां भी दूर होंगी। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। तुम देना साथ मेरा, यहाँ पर हमने आपको वो जब अपराजिता की माँ ने रक्षित को थप्पड़ मारा था वो पूरा किस्सा दिखाया भी, बताया भी। अब बात ये है कि वो बता रही है, यानी कि मालती बता रही है कि ऐसा उन्होंने दरअसल किया क्यों, क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू नो। यार अच्छा खासा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, आपने थप्पड़ मारकर कहानी में ऐसे ही बवाल क्रिएट कर दिया। थप्पड़ ने बदल दी रक्षित और अपराजिता की जिंदगी। रक्षित के घर में जो ड्रामा हुआ, मालती ने जिस तरह से थप्पड़ मारा रक्षित की माँ को, वो तो आप सभी ने देख ही लिया। लेकिन अब वो सारा ड्रामा खत्म हो गया है। अपराजिता के घर वाले अब घर वापस लौट कर आ गए हैं। तो अब सबके मन में सवाल ये है कि जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब आगे क्या होगा? क्या रक्षित और अपराजिता का रिश्ता टूट जाएगा? ये सवाल तो दर्शकों के मन में भी होगा। अब एक तरफ जहां सारे घर वाले मालती पर इल्जाम लगा रहे हैं, उससे कह रहे हैं कि रक्षित की मां को उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, तो वहीं देखिए कैसे अपराजिता अपनी मां की बात सुनना चाहती है। वो ये जानना चाहती है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से मालती ने ये कदम उठाया। सुधा जी ने जो कुछ भी कहा, अगर मैं बहुत ब्रीफ में बताऊं तो ऐसा कि मालती ने सिखाया है अप्पू को और आरू को कि बड़े अमीर घर के बच्चों को फंसाओ, ठीक है, वहाँ पे जाके ऐसा कुछ नाटक करो जिससे वो लड़के तुम्हारे पीछे आए। तुम्हारा तो काम ही वही है, क्योंकि तुम लोग छोटे घर से हो और बहुत अच्छा तुमने मतलब पट्टी पढ़ाया है टाइप्स। जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अब देखना ये भी होगा कि आगे क्या होगा। रक्षित और अपराजिता अपने रिश्ते को कैसे बचाएंगे? बात करें अगर रक्षित की, तो देखिए उसे बुरा तो बहुत लगा है। इस सारे घर वालों के सामने उसकी माँ की बेइज्जती हुई है, तो जाहिर सी बात है कि वो गुस्सा तो होगा ही। ऐसे में सारी जिम्मेदारी अब अपराजिता पर आ जाती है कि आखिर कैसे वो इस सिचुएशन को हैंडल करेगी। सवाल ये भी है कि क्या मालती रक्षित की माँ से माफी मांगेगी? ऑफ कोर्स अगर कोई अपनी माँ को मतलब झापट मारेगा या बदतमीजी भी करेगा तो भी बुरा लगेगा, तो बट ऑब्वियस है कि रक्षित को बुरा लगा है। मालती मुझे नहीं लगता कि ऐसी है, लेकिन उसका अपने
इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता है कभी कभी। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है आगे के एपिसोड में ऐसा होना चाहिए कि जहाँ मालती जाकर सुधा जी से माफ़ी मांगेगी या रक्षित को मनाने की कोशिश करेंगी कि बेटा ऐसा नहीं था, ऐसा हो गया, मुझे माफ़ कर दो, ऐसा हो सकता है। अब एक तरफ इतना सारा ड्रामा चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ देखिए अपराजिता की बहन की तो अलग ही कहानी चल रही है। तो भाई दो लड़कों को उसने अपने प्यार में फंसाया हुआ है, ये बात अब अपराजिता को पता चल गई है। शर्म नहीं आती तुझे? सबसे झूठ बोल रही है, हमें धोखा दे रही है, रोहन को धोखा दे रही है। तुझे ये सब करना था, तू रोहन को बता देती कि तुझे कोई और पसंद आ गया है। ये सब करने की क्या जरूरत? आरू अभी तक थोड़ा गरम मसाला खेल रही थी रोहन और ये विवान के बीच, तो उसमें उसने काफ़ी झूठ बोले थे अपने घर पे और रोहन को और हर जगह। तो वही चीज़ अब सामने आ गई है दी के पकड़ में, और दी ने मेरे को विवान को एक साथ देख लिया है, तो उनके लिए बहुत शॉक में आया है कि इसने तो रोहन को एक दूसरा चांस दिया था, तो अभी ये विवान के साथ क्या कर रही है। अब ये तो वही वाली बात हो जाएगी ना कि जो रक्षित की माँ ने कहा वो सही साबित हो जाएगा, भले ही अपराजिता ऐसी नहीं है। ऐसे में अपराजिता को अब इस बात का भी ख्याल रखना होगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हो जाइए फटाफट से सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर, कीजिए एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर फटाफट से। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी, और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल ये फितूर 13 का सेट। जीत और सौम्या की कहानी 5 अगस्त से स्टार प्लस पर शुरू होगी और इस शो का थीम सॉन्ग भी आप सभी बहुत जल्द देख सकेंगे, जहां सौम्या के सपने में जीत खुलकर डांस कर रहा है। इस शो का थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया गया, जिसके रिव्यू के लिए सौम्या और जीत पहुंचे थे एक पार्टी में, जहां उनके गाने पर लोग थिरकते हुए नजर आए और साथ साथ दोनों कलाकारों ने भी खूब डांस किया। ये फितूर तेरा इज़ नॉट अ लव स्टोरी। प्यार तो है ऑफ कोर्स, बट प्यार के साथ साथ और भी बहुत सारे इमोशंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे कि सौम्या जो लड़की है वो बहुत ही शांत है, घबरा जाती है अनजान माहौल में, उसको समझ नहीं आता है कैसे बात करनी है। ये इनका सपना है, ये जो आप प्रोमो देखेंगे, ये एक गाना है, स्पेशली रिकॉर्ड किया गया है और अभी ये आई डोंट थिंक सो अभी हाल फिलहाल आपको ये सुनने को मिलेगा, बट ऑफ कोर्स ये जो हम लोग कर रहे हैं ये म्यूज़िक वीडियो शूट, ये प्रमोशनल वीडियो भी है, म्यूज़िक वीडियो भी है, तो आपको 1-2 दिन के अंदर आपको टीवी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल मन अति सुंदर का सेट। राध्या ने कोशिश की थी कि घर के अंदर जाकर अपने परिवार वालों के लिए खाना ला सके, मगर उसे अपने ही घर में कैद कर लिया जाता है और ये काम भला कलावंती के अलावा और कौन कर सकता है। राध्या को काफी टॉर्चर किया जाता है ये जानने के लिए कि भला उसने घर के पेपर्स कहाँ रखे हैं। अगर उसने नहीं बताया तो वो लोग प्रथम की जान ले लेंगे। दरअसल ये लोग वापस से घर के अंदर आए थे क्योंकि घर से बाहर निकाल दिया गया है ताकि घर वालों के लिए कुछ खाना लेके जा सके। एक पेपर गायब हो गया है वो मिल सके, पर राधा उल्टा फंस जाती हैं। उन्हें ये लोगों ने सॉर्ट ऑफ किडनैप करके एक कमरे में बंद कर दिया है और उसे धमकी दे रहे हैं कि अगर तुमने बताया नहीं पेपर कहाँ है तो प्रथम को मार देंगे। बट राधा को जेन्युइनली नहीं पता कि पेपर्स कहाँ पर हैं क्योंकि वो खुद उन लोगों से खो गए हैं। तो अभी बस यही बिल्डअप चल रहा है कि राधा यहाँ से निकल तो गई हैं, प्रथम को बचा पाएंगी या नहीं, क्योंकि कट्टा वहाँ पे बंदूक तान के खड़े हैं प्रथम पर
और गोली चल जाती है, गोली किसको लगी, नहीं लगी, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हैं जो हमें आगे जाके पता चलेंगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल मन सुंदर का सेट। रुचिता जैसे तैसे अपने भाई रूहान की बर्थडे पार्टी में पहुंचती है, मगर घर वाले रुचिता पर अपना गुस्सा निकाल देते हैं क्योंकि वो गंदे कपड़े में पहुंच जाती है पार्टी में, मगर उसका भाई अपनी बहन को गले लगा लेता है, जिसके बाद ही रुचिता काफी इमोशनल हो जाती है। मैं भी हूँ नोज, जब एपिसोड देखेंगे तब अच्छे से पता चल जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे रूहान घर पे आके बहुत डांट पड़ी, क्यों डांट पड़ रही बताएंगी? कीचड़ के वजह से, बिकॉज वह ऐसे बर्थडे पार्टी में ऐसे सब जा रही हूँ इसलिए डांट पड़ती है बिकॉज ऑफ द अपीयरेंस। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अब शगुन, जी हाँ, आर्यवर्धन की अन्नू के साथ हो गया अब शगुन। अब बात ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आर्यवर्धन की जान ही खतरे में है, क्योंकि आमतौर से यही कोरिलेशन होता है ना, हीरोइन के साथ अब शगुन होता है क्योंकि हीरो की जान खतरे में होती है। करेक्ट। सावन का महीना चल रहा है तो अनु भी आर्यवर्धन के लिए 16 श्रृंगार कर रही है। आर्यवर्धन यहाँ भले ही मौजूद नहीं है, मगर उसके बारे में सोच सोच कर अपना रोमांटिक मोमेंट बना रही है अनु। मगर यहाँ कहानी में ट्विस्ट तब आया जब उसे एक शैडो दिखा। अनु को तरह तरह की आवाजें सुनाई दे रही है, जिसके डर से अनु के हाथ से सिंदूर की डिब्बी छूट के गिर जाती है। डिब्बी का छूटना और आर्यवर्धन की माँ गायत्री की एंट्री सेम टाइम पर होती है। उन्हें लगता है कि ये तो अपशगुन हो गया, तो झट से जमीन पे गिरा सिंदूर अनु डिब्बी में भरना शुरू कर देती है। उसे लगता है कि कहीं आर्यवर्धन को कुछ हो न जाए। अनु बनारस सर को बहुत मिस कर रही है और इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं घर में, इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं। मानसी कुछ कहती है, मीरा कुछ कहती है और कहीं ना कहीं अनु भी उन चीज़ों पर अब बिलीव करने लग गई है। तो इन सब के बीच में एक अनूरिया मोमेंट तो आपको मिल नहीं पा रहा है, तो अनु ने खुद ही एक अनूरिया मोमेंट बना लिया खुद से ही उनकी शर्ट के साथ, और बहुत ही क्यूट मोमेंट है वो। मुझे खुद पर्सनली वो सीन शूट करना बहुत फ़न लगा, कुछ अलग था। और ऐसे एक सीन्स बहुत कम मिलते हैं अनु को, यू नो, थोड़े फन चिल मस्ती वाले क्यूट रोमांटिक। तो अनु को कोई और नहीं बल्कि मीरा परेशान कर रही है, क्योंकि उसे पता है कि अनु बड़ी शिद्दत से राजनंदिनी के बारे में जानना चाहती है। फिर क्या अनु अपनी सासू माँ से पूछती है कि भला राजनंदिनी कौन है और वो उसके सपने में बार बार क्यों आती है। काइंड ऑफ मीरा डरा रही है अनु को धीमे से आवाज़ निकाल के, और एकदम उसको शैडो दिखती है तो अनु एकदम डर के वो सिंदूर छोड़ देती है। और जैसे ही माँ आके कहती है कि सिंदूर गिराना एक अपशगुन होता है, तो अनु बीइंग अनु उसे फटाफट भरने लगती है। उससे ये क्लिक हो जाता है कि कहीं आर्य सर को कुछ नुकसान ना हो जाए वहाँ पर, प्यार ही इतना है। तो अनु बहुत ज़्यादा वो हो गई है इंट्रीग की राजनंदिनी दिखती कैसी है, क्योंकि उसे सपने में आर्य सर को, वो जो लड़की उसे हमेशा दिखती है सपने में, उसे राजनंदिनी ही कहते हुए सुना। तो उसे लग रहा है कि अब मैं जिस इंसान को इतने टाइम से अपने सपने में देख रही हूँ वो राजनंदिनी है। तो अब उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए गायत्री माँ से अनु पिक्चर मांग रही है, बट गायत्री माँ कह रही है कि राजनंदिनी की तो कोई तस्वीर है ही नहीं क्योंकि हमने सब जला दी। तो अब इतना मिस्ट्री क्रिएट हो गया है ना राजनंदिनी के अराउंड कि अनु बहुत कन्फ्यूज। क्या अनु जान पाएगी वो राज, क्या राज है? क्योंकि गायत्री माँ भी उसको जितना बताना है उतना ही बताती है, जितना वो पूछती है उतना है। सो आगे क्या होगा वो तो व्यूअर्स को देखना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि उसमें क्या सस्पेंस ओपन होता है। अनु को अभी भी राजनंदिनी का पूरा सच नहीं पता, मगर वो पूरी शिद्दत से राजनंदिनी के बारे में ये जानना चाहेगी कि आखिर राजनंदिनी है कौन। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, ऐसे ही नहीं कहते कि वे टू अ मैन्स हार्ट इज थ्रू देयर स्टमक, लेकिन ये सिर्फ आदमियों के लिए नहीं होता, किसी के लिए भी होता है। मतलब मुझे कोई अच्छा खाना खिला दे दिल से, मैं तो जबरी वाली फैन हो जाऊं उनकी। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है वृंदा के साथ। मतलब एक्चुअली वृंदा के साथ नहीं, स्वाति की माँ के साथ वृंदा कर रही है। पहले चाय पिलाई, आज पोहा बना रही है। मतलब स्वाति की माँ को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है। ने पहले बनाई चाय और अब बना रही है पोहा। जिस तरह से पोहे के लिए सामग्री को इकट्ठा कर लिया है और उस पे तड़का लगा रही है, देखने में तो काफी टेस्टी लग रहा है। शायद आपको ये देखने के बाद पोहा खाने का दिल भी करे। खैर, वृंदा तो जैसे मास्टर शेफ में पार्टिसिपेट करने वाली हो, क्योंकि आए दिन अब किचन में नजर आती है और इसके बाद कहीं नजर आती है तो वो युद्ध का मैदान होता है, जहाँ वो बस लड़ाई टंडे करती है। इतना सब कुछ सहने के बाद वृंदा आखिर स्वाति के घर आ गई और देखो, बिना आराम के वो सुबह सुबह नाश्ता बनाने के लिए किचन में भी आ चुकी है, जिसे देख स्वाति को भी हैरत होती है कि भला वो क्या कर रही है। एक डॉक्टर की हैसियत से वो जानती है कि जिस तरह से हालत थी वृंदा की, उसे उभरने में कम से कम 2-3 दिन लगेंगे। तो अम्मू बहुत अच्छा खाना बनाती है, जेन्युइनली बहुत अच्छा खाना बनाती है वो, और मज़ा आता है यार खाना खा के। मैं तो बहुत फूडी हूँ, तो मुझे तो मज़ा आ जाता है, कुछ ना कुछ मिलता है हर दिन अलग अलग। बहुत टेस्टी था पोहा। पोहा तो टेस्टी होगा ही, आखिर वृंदा ने इतने चाव से जो बनाया है। वृंदा की हालत देखकर लगता है कि स्वाति की माँ माधवी को भी उस पर तरस आने लगा है, इसलिए तो वो पहली बार वृंदा को कहती है कि वो टेबल पर बैठकर खाना खाए, वो भी उनके साथ, जहाँ वो खुद वृंदा की तारीफ करती है कि उसने पोहा अच्छा बनाया है। वृंदा की मासूमियत और उसका भोलापन देख तो आग भी गुलजार हो जाए, तो भला माधवी का गुस्सा क्या चीज है। रात को जब अम्मू आई थी तो उसकी हालत ठीक नहीं थी, कपड़े फटे हुए थे और रो रही थी बहुत, बारिश में भीगी हुई थी, चोटे वोटे लगे, उसके ब्रूजिंग है। मुझे पता नहीं एग्जैक्टली हुआ क्या उसके साथ, पर आगे मैं पूछूंगी उससे कि क्या हुआ है, वक्त नहीं मिला मुझे अभी तक। शायद उसी वजह से मम्मा भी थोड़ी स्वीट हो गई हैं उसको देख के कि क्या हो गया है, खा ले आराम से, क्योंकि मम्मा का वो तरीका है ही नहीं उतना स्वीट होना, तो मम्मा थोड़े स्ट्रिक्टली ही प्यार दिखाती है। तो मे बी मम्मा थोड़ा सा प्यार जाग रहा है, मे बी, यू नेवर नो कि असली इंटेंशन क्या है माधवी की, पर यहाँ तो प्यार दिख रहा है मुझे। वृंदा ने पहले स्वाति का दिल जीत लिया है और अब लगता है माधवी का भी दिल जीत ही लेगी, जिसके बाद वृंदा की अलग जर्नी शुरू होगी। मगर ट्विस्ट तो तब आएगा जब संजय की एंट्री होगी स्वाति के घर में, जहाँ वृंदा भी मौजूद होगी। फिर तो धमाका होगा, धमाका। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, आप विश्वास करते हैं अपशगुन में? मतलब कई बार होता है ना, कहते हैं कि पूजा की थाली गिर गई, दिया बुझ गया, बिल्ली रास्ता काट गई। आई डोंट रियली नो व्हाट इज माय टेक ऑन इट, बट मुझे लगता है कि जब तक आप ऐसी चीजों को, ऐसे थॉट्स को अपने से दूर रख सकते हैं ना, तो अच्छा है, क्योंकि किसी भी चीज को ठीक करने के 100 तरीके होते हैं। बहरहाल इतना ज्ञान देने के बाद चलिए आपको बता देते हैं हुआ क्या है। महादेव की जो बहुरानी है नर्मदा, उसके साथ हो गया है अब शगुन। अब इसके बाद क्या होगा कहानी में, चलिए देखिए। हर बार की तरह मोगरा ने इस बार भी अपना दिमाग लगाया। माफ कीजिएगा, अपना नहीं बल्कि अपनी मम्मी के दिमाग से काम किया, वो काम जो हमेशा की तरह फेल हो गया। अब देखिए, महादेव के घर में खुशखबरी आई है, नर्मदा माँ बनने वाली है। फिर ऐसे में घर में एक छोटी सी पूजा रखी गई है।
जो औरत माँ बनती है उसके हाथ से कलश की स्थापना की जाती है। अब यहाँ पर मोगरा ने सोचा कि नर्मदा के हाथों अब शगुन करवा देती हूँ। अब एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर होने वाले बच्चे को इस दुनिया में नहीं लाना है तो कलश गिरने से अपशगुन होगा, इससे बच्चे को क्या प्रॉब्लम होगी। अब माफ कीजिएगा, हमें जो कहा जा रहा है हम उसी पर सवाल उठा रहे हैं। हम कुछ करते हैं, कुछ प्लान करते हैं और बच्चा तो अब गिर भी सकता है, तो उसको मोगरा को इन्फ्लुएंस करते हैं जैसे हमेशा की तरह। तो मोगरा कुछ सोचती है और इस घर में ऐसी रस्म होती है कि जो प्रेग्नेंट होती है उसको जो शुभ पूजा करते हैं कलश के साथ। तो मोगरा के दिमाग में एक प्लान आता है कि कैसे भी मम्मी जी को यहाँ से हटाऊँ, पूजा में कुछ कलश में घी वगैरह लगाऊँ ताकि इनके हाथ से फिसल जाए और अशुभ माना। आने वाले बच्चे से मोगरा इनसिक्योर है। कलावती का कहना है कि घर की बड़ी बहू तुम हो तो पहला वारिस घर को तुमसे ही मिलना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात तो तय है कि मोगरा और उसकी माँ जमकर प्लानिंग करेंगे, लेकिन यहाँ पर रजीना नर्मदा की ढाल बनकर खड़ी है। अपनी भाभी नर्मदा का बाल भी बाका नहीं होने देगी रज्जी। जैसे आज उसने अपशगुन होने से बचाया, वैसे वो पल पल अपनी भाभी को बचाएगी, क्योंकि वो जान गई है कि मोगरा की बुरी नजर नर्मदा और उसके होने वाले बच्चे को लग सकती है। तो बस वैसे ही जैसे मैं मम्मी जी को बोलती हूँ कि हमारे यहाँ भी मम्मी जी ऐसी रस्म होती है, तो फल और मिठाई वहाँ पे नहीं है तो आप ले आइए क्योंकि हमारे यहाँ रस्म भी ऐसे मनाई जाती है। तो मम्मी जी जाते हैं, क्योंकि मम्मी जी तो इन्फ्लुएंस हो ही जाते हैं मोगरा जब मैनिपुलेट करती है। तो जैसे वो जाते हैं तो मैं कलश में घी वगैरह लगा देती हूँ ताकि वो हाथ से फिसल जाए और अशुभ माना जाए। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है और हमेशा की तरह मोगरा फिर से हार गई है और उसका प्लान फेल हो गया है। बट वो हार नहीं मानेगी। अभी इतना प्लान है कि कैसे भी करके ये प्रेग्नेंट ना हो, बच्चा गिराना चाहती है। हाँ, कलश में मैंने बताया ना कि घी लगाया था ताकि वो हाथ से फिसल जाए और अशुभ माना जाए। तो जैसे अशुभ माना जाएगा तो सबके टेंशन हो जाएगी कि बच्चे को कुछ हो ना जाए, तो माँ को तो वैसे भी टेंशन हो ही जाती है। तो मैं तो चाहती हूँ कि हर कोई भी चीज़ हो इस घर में अशुभ करूँ, प्लान फेल करूँ, मतलब मैं बुरा ही चाहूँगी हमेशा। वहीं दूसरी ओर विद्या की बात करेंगे तो विद्या की अलग ही खुशी है। अब दादी बनने वाली है तो दादी की खुशी हम समझ सकते हैं। फिलहाल कुछ दिनों के लिए अब आपको महादेव और विद्या फिलहाल अभी दर्शकों के लिए राहत है, क्योंकि उन्हें महादेव और विद्या के बीच लड़ाई झगड़े वाले सीन देखने नहीं मिलेंगे। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब मैं सोच रही हूँ ये न्यूज कैसे ब्रेक करूँ आप तक, क्योंकि इसके रिएक्शन अलग अलग है। क्योंकि जब मैंने सुना इस बारे में आई वाज लाइक वेरी हैप्पी, थैंक गॉड आरंभी को एक एग्जिट रूट मिल रहा है, पकड़ो और निकलो। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि आरंभी जो है, क्या हुआ पहले वो तो बता दूं, पूरा आपको कहानी बताने से पहले हुआ ये है कि विश्वास डाइवोर्स पेपर्स लेके आ गया है। लाइक आई सेड, आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि आरंभी को एक एग्जिट रूट मिल रहा है। बट एज अ मदर जाहिर सी बात है कि उसकी पहली जो चॉइस है वो अपने बच्चे की कस्टडी है। पल में बिखर गई आरंभी की दुनिया, क्योंकि आज सभी के सामने विश्वास ने आरंभी को तलाक देने का ऐलान जो कर दिया है।
अब आरंभी के पति का नाम भले ही विश्वास है, लेकिन उसने अभी तक आरंभी को सिर्फ धोखा दिया है। थोड़ी सी कसर जो बाकी रह गई थी, देखिए ये विश्वास ने आज वो भी पूरी कर दी है। तलाक के पेपर्स देखने के बाद तो मानो आज आरंभी को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा हो। आरंभी एक माँ है तो अपने बच्चे से दूर रहना उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, और पेपर्स तो आप समझ सकते हैं कौन से पेपर्स लेकर आए हैं, इसीलिए ज़्यादा इंटेंस है, इसीलिए सबके इमोशंस बहुत हाई पे है, सुपर हाई पे है। वैसे विश्वास तो कितने दिनों से बस एक मौके का इंतजार कर रहा था कि कब वो आरंभी को तलाक दे, और देखिए आज उसे ये मौका मिल भी गया। ये रिश्ते के टूटने का इल्जाम भी उसने आरंभी पर लगाया है। वाह विश्वास वाह, ये तो वही वाली बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अवंतिका के साथ मिलकर फरेब आपने किया और इल्जाम लगाया आरंभी पर। ये देखिए ना, आरंभी के परिवार वालों के सामने विश्वास ने ना जाने आरंभी को क्या क्या कह दिया। एक बुरी माँ, एक बुरी बहू और बुरी पत्नी। कोशिश ये हो रही है कि कुछ सुधर जाए और कुछ चीज़ें मेंड हो जाए, ताकि ऐसी बड़ी बड़ी स्टेप्स ना लेने पड़े। ये मंजू की कोशिश हो रही है। हालांकि आरंभी अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, लेकिन मंजू थोड़ी सी ट्रेडिशनल है। वो सोचती है नहीं, औरतों को हमेशा बहुत ज़्यादा झुक के रहना चाहिए। अब जो कुछ भी हुआ उसे देखने के बाद आरंभी के माता पिता को भी शौक लगा है। आरंभी की माँ नहीं चाहती है कि विश्वास के साथ उसका तलाक हो, और इसीलिए देखिए कैसे विश्वास के सामने वो हाथ जोड़ रही हैं। इसे मत कर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप प्लीज क्या कर रही हो, मत करो ये सब प्लीज। तो मैं क्या करूँ, मुझे तेरी गलतियों पे पछतावा नहीं हो रहा, किसी को तो पश्चाताप करना पड़ेगा। वैसे इन सब के बीच एक बात हम जरूर कहेंगे कि आरंभी की हालत देखकर आप लोग ये बिल्कुल भी मत समझिएगा कि रिश्ते के टूटने का उसे दुख है, बल्कि उसे डर तो इस बात का है कि अगर तलाक हुआ ना तो विश्वास विहान को आरंभी से दूर कर देगा। एक कहानी के आने वाले ट्रैक में अब यही ड्रामा चलेगा, लेकिन हम आपको एक छोटा सा हिंट जरूर देना चाहेंगे। विश्वास और आरंभी का तलाक इतनी आसानी से नहीं होगा, क्योंकि आरंभी को उसके ससुराल वाले एक मौका देंगे खुद को बेगुनाह साबित करने का, और ऐसे में मौके पे चौका मारेगी आरंभी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई बरेली के बच्चन, अब संगम की लाइफ में ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग फेज शुरू होने वाला है, क्योंकि संगम को अपने पति यानी कृष्णा के भाइयों के साथ डील करना है, और इनको महिलाओं के साथ तो डील करना आता नहीं है ना कृष्णा एंड फैमिली को। तो बस ऐसे में संगम और उसके देवर की हो गई है झड़प। सासू जी तो है नहीं संगम की, मगर उसके देवर ही उसकी कदर नहीं कर रहे हैं। अभी अभी सुबह हुई है, पर संगम को उसके देवर सतलुज ने ही शब्दों का प्रसाद दे दिया, जिसके बाद तो संगम अपना रुआंसा सा मुंह लेकर कमरे में चली गई। बात दरअसल ये थी कि संगम अच्छी नीयत से आई थी कृष्णा पर पानी फेंकने के लिए, ताकि वो अपने बड़े भाई की मदद कर सके सुबह जल्दी उठकर, मगर माही के पैर से टकराने के कारण पानी सतलुज पर गिर जाता है, जिसके बाद ही घर में एक नया ड्रामा शुरू होता है, जहां भाई भाई आपस में लड़ जाते हैं। मैंने अभी मैं बस आई हूँ, मैंने सोचा कि लोटे से पानी फेंकूंगी कृष्णा पे, क्योंकि वो इतना बोलता है कि वो गंगा भैया कितनी मदद करता है और हमेशा उनका हाथ बटाते रहता है काम में और इन सब चीज़ों में, घर के काम में। और मैं उन पे पानी फेंकने जा रही होती हूँ और पानी गलती से सतलुज पे गिर जाता है, और फिर सतलुज तो है ही एंग्री बच्चन, तो फिर आप उनका एक रूप देखेंगे संगम के सामने, तो उनको पता नहीं होता वो संगम के सामने चिल्ला रहे हैं।
तो वो पूरा ऐसे चलाते चलाते मुझे देखते हैं और मैं एकदम से घबरा जाती हूँ कि क्या है, मतलब ऐसे कौन चिल्लाता है, ये कहाँ आ गई हूँ मैं, क्या हो रहा है ये। और फिर मैं अपने रूम में भाग जाऊँगी और मैं रोऊंगी उसके बाद। नहीं, सास नहीं, सास तो बहुत बोलती है ना, तो सास नहीं है, वो हैं वो नाराज़ देवर या नाराज़ ससुर जी। ज़्यादा बोलते भी नहीं है, अपने जोन में रहते हैं, हमेशा गुस्सा रहते हैं, डांटते रहते हैं, तो वो बोल सकते हैं नाराज़ ससुर जी, बट सास नहीं है। संगम इस घर में आई है जो अब धीरे धीरे एडजस्ट होने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसे भी इस घर में बहुत कुछ नया देखने को मिल रहा है। काम इनसे यही सब थिंग इज़, अभी तो मुझे ही बहुत चीज़ें नहीं आती है, तो मैं बहुत चीज़ें सीख रही हूँ उस घर में आके। जैसे एक सीन भी है जिसमें मुझे सब्जियाँ काटनी नहीं आती है, कुछ नहीं करना आता है, तो माँ ही बोलता है आपको सब्जियाँ नहीं काटनी आती, तो मैं उनको बोलती हूँ कि मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी इन सब चीज़ों की। तो मैं कुछ चीज़ें सीख रही हूँ इन लोगों से, और फिर ये भी मुझे सिखा रहे हैं कि कैसे प्यार से, एंड सबसे बड़ा शौकर तो मेरी यही कितने प्यार से रह रहे हैं ये लोग, जो मेरे घर में कभी था ही नहीं मतलब। तो ये भी मुझे चीज़ सिखा रहे हैं, मैं भी इनको चीज़ें सिखा रही हूँ। तो एक फेमिनिन एनर्जी से ही एक आया है इस घर में डिफरेंस। मगर संगम को चाहिए कि पड़ोसियों से बचकर रहे, क्योंकि काकी हो या कोई और, वो हमेशा से ही अजब सिंह के परिवार की कमियां निकालते आ रहे हैं। अब देखो काकी जब संगम को चढ़ाती है तब कैसे अजब सिंह उसकी बैंड बजा देते हैं। हाँ, काकी यही बताना चाह रही थी कि अभी भी टाइम है, तू तो एक दिन के लिए भाग गई थी, अब वापस क्यों आ गई, इस घर में एक औरत नहीं टिकती है, अभी टाइम है, निकल जा। फिर अजब जी आ जाते हैं, उनको बोलते हैं क्या कान भर रही हो हमारी नई बहू के। और मैं बिल्कुल घबराई हुई कि क्या लोग बोल रहे हैं, इवन मोहल्ले वाले बोलते रहते हैं कि क्या चल रहा है इस घर में, आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, ये सब चीज़ें, और मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ। संगम जब से इस घर में आई है तब से वो ऐसे ऐसे काम कर रही है जो उसने कभी किया ही नहीं था। मगर अब देखते हैं कि आखिर वो कृष्णा को कब लाइन पर लाती है ताकि वो अपने बड़े भाई गंगा के हाथ बटा सके। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। सीरियल उड़ने की आशा, यहाँ सचिन देंगे साइली को एक सरप्राइज, एंड आई थिंक विच इज वेरी स्वीट। होता क्या है जब आपके रिश्ते को एक अरसा बीत जाता है ना, एक कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है, वे यू स्टार्ट टेकिंग द अदर पर्सन फॉर ग्रांटेड कि भैया ये तो हमारे साथ है ही, हमारे जीवन का हिस्सा है। और ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ में या प्रेमी प्रेमिका में नहीं होता, ये हमारा रिलेशनशिप विद आवर पेरेंट्स इज आल्सो लाइक दिस। तो ऐसे में जब आप एक स्पेशल एफर्ट करते हैं ना इन बिटवीन, तो बस आनंद आ जाता है उस रिलेशनशिप में। सचिन और साइली को देखकर लग रहा है कि अब इनका परिवार कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि साथ में पंकुड़ी और लक्ष्य भी जो नजर आ रहे हैं। ये कब हुआ कि लक्ष्य को साइली ने पा लिया? कहीं ये कोई ड्रीम सीक्वेंस तो नहीं? तो भाई हम आपको बता दें कि साइली और सचिन की जिंदगी में ये सब कुछ रियल में हो रहा है, मगर कहानी में ट्विस्ट है। और ये ट्विस्ट लेकर आती है रोशनी, क्योंकि जब लक्ष्य साइली के पास सो जाता है तो रात में रोशनी वहाँ पहुँच जाती है लक्ष्य को लेने के लिए, जिसके बाद साइली की भी नींद टूट जाती है। बात दरअसल ये है कि सचिन इन दो नन्हे बच्चों के साथ मिलकर प्लान बनाता है कि जब साइली सो जाएगी तब वो लक्ष्य और पंखुड़ी के साथ मिलकर साइली के बर्थडे की तैयारी करेगा। माओ, हमने क्या प्लान किया है के लिए? बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू। और हमने रात को क्या प्लान किया था जो अभी हमने सीन किया सुबह? कि हम लोग को सोने का नाटक करना है और आओ को सुलाना है और हम लोग को डेकोरेशन करके उनका बर्थडे बनाना है। यस, और हमने साइली को सरप्राइज किया। और हमारे साथ और कौन था? लक्ष्य। तो लक्ष्य, मैंने और माऊ ने साइली के लिए मस्त लड्डू का केक बनवाया था और हमने केक काटा। मजा आ गया था। और आपने क्या किया था? बलून फुलाया था।
वेरी गुड, बलून फुला फुला के माओ का 2 किलो कम हो गया आज। सचिन अपनी साहेली के जन्मदिन अच्छे से मनाना चाहता है, उसमें पंखुड़ी और लक्ष्य भी उसका साथ देते हैं। इसी कारण तो सचिन ढेर सारे गुब्बारों से घर को सजा रहा है ताकि साहेली जब तक बाजार से घर लौटे तब तक सारी सजावट पूरी हो जाए। यही तो एक अच्छे हमसफर की निशानी होती है कि वो अपने साथी को हर तरह से खुश रखे। उम्र के किसी भी मोड़ पे प्यार और रोमांस कभी कम नहीं होना चाहिए और ये बात सचिन जानता है। No civic sense, what to do? No, zero civic sense and इसका कुछ कर नहीं सकते है। तो उसके बाद हम साहिली को बाज़ार भेज देते हैं चिकन लाने के लिए, क्योंकि हम बिरयानी पार्टी कर रहे हैं। पर उसे ये नहीं पता होता जब तक वो वापस आएगी हमने घर पूरा सजा रखा है। और माओ जो है छोटी साहिली बन के आती है, अभी नहीं बनी हुई है, छोटी साहिली बनेगी और माँ सी पोएम बोलेगी साहिली के लिए और हम एक सरप्राइज पार्टी देते हैं साहिली को। सचिन अपनी साहेली का जन्मदिन जरूर सेलिब्रेट करेगा और हो सकता है कि खुशी के साथ साथ दर्शकों को खूब सारा ड्रामा भी देखने को मिले। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।